हाय फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले हैं साइना अग्रवाल से, जो कि सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 एग्ज़ाम में पूरे भारत में फर्स्ट पोजीशन एआईआर फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ऐसा अचीवमेंट कैसे हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं साइना आपको बधाई देता हूं कि एआईआर 1 आपने लेके आया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी और किस तरीके से आपने ये अचीव किया, थोड़ा एक बताइए हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम साइना अग्रवाल है। मैं जूनागढ़ से हूँ, उड़ीसा। और मैं 10th तक एलनीसी मिशन स्कूल जूनागढ़ में पढ़ी थी और 11th-12th विकास विद्या निकेतन विशाखापट्टनम। थैंक यू। ओके। और सीए के बारे में आपका माइंड कब आया और सीए में कब से आपको ऐसा लगा कि भाई सीए ज्वाइन करना है, और यहाँ पर कैसे एक्सेल का आपके बारे में आपको पता लगा? 12th के बाद मेरे मन में आया कि हाँ, मैं सीए कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मतलब कर सकते हैं, या फिर किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं, और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो 12th के बाद मेरे मन में आया कि मुझको सीए करना है। अच्छा। और साथ में हमारे प्रवीण गोलछा सर भी हैं, तो सर आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रवीण गोलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। साइना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब रिजल्ट आया तो आपको अपना रिजल्ट कहां से पता चला? सबसे पहले आप ये बताइए कि और रिजल्ट जब आपके पास आया तो आपका रिएक्शन कैसा था? सर, आईसीआई के प्रेसिडेंट से कॉल आया था। प्रेसिडेंट का खुद का कॉल आया था? यस ओके। सर, बहुत अच्छा लगा सर। खुशी के मारे आंख से आंसू आ गए। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था सर, आपका? सबके आंख से आंसू आ गए खुशी के मारे। सबके पास में ही थे जब रिजल्ट आया। अच्छा, आपको भरोसा था कि आप फर्स्ट, मतलब एक होता ना कि कोई फेक न्यूज तो नहीं है, ऐसा कुछ तो आपको नहीं लगा? सर, एक बार डाउट लगा तो पापा दोबारा कॉल किए उन्हें कंफर्म करने के लिए कि ये सही न्यूज़ है करके। अच्छा, मतलब तब जाके यकीन हुआ कि आपको हाँ, फर्स्ट रैंक यस आया। सर। और उस समय रिएक्शन कैसा था मम्मी का, पापा का? घर में क्या माहौल उस समय आपको लगा कि माहौल क्या रहा था घर सर, का उस सब समय? बहुत खुश थे, सब तरफ से मतलब बेस्ट विशेस आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था, बहुत खुश थे सब कोई। आंसू भी आए होंगे मम्मी के तो खास हाँ, कर? यस सर, दोनों के। मम्मी के सबसे पहले आंसू आते खुशी हैं। खुशी के आंसू। यस सर। अच्छा बेटा, ये बताओ, जैसे आप 11-12 तक आपने वहां से रह के तैयारी की, उसके बाद सीए के बारे में जब आपने सोचा कि सीए बड़ा अच्छा कोर्स है, गर्ल्स के लिए खासकर बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है, तो आपको सीए फाउंडेशन एक्सेल का जो नाम है, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, वो आखिर आपको किससे पता चला कि हमको यहीं से जाके फाउंडेशन की तैयारी करनी है? सर, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोचिंग लिए हुए हैं और बहुत अच्छे नंबर से यहाँ से क्लियर किए, बहुत सारे रैंक भी यहाँ से आए हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ, एक्सेल बहुत सही जगह है सीए फाउंडेशन करने के लिए। तो आपको लग रहा था कि कहीं मेरा भी रैंक आ सकता है एक्सेल में जाने के बाद? ऐसा कुछ आपके मन में सर, था? आने से पहले तो थोड़ा डाउट था, लेकिन आने के बाद यहाँ कंफर्म होगा कि हाँ, आ सकता है। अच्छा, अब इनके रैंक मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कितने रैंक हासिल किए। जो फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक है, अकाउंट्स में इनके 98 मार्क्स, 100 में से 98 मार्क्स। लॉ में इन्होंने स्कोर किया है 87 मार्क्स, मैथ्स में इनके 90 मार्क्स, और मैं इकोनॉमिक्स में देख रहा हूं आपके 90 मार्क्स है। तो बेटा, जो सीए फाउंडेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर ये जानना चाहते हैं कि आखिर फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक कैसे हासिल की जाती है, ऐसे आप कैसे तैयारी करते हैं जिसकी वजह से इतने अनबिलीवेबल मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं। तो आप जरूर से गाइड कीजिए इनको। सर, मैं तो रेगुलर स्टडी करना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए, और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे एक बार ज़रूर से घर में रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार। और वो है कि कभी भी कंटिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना चाहिए, जैसे थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, तो उन्हें अगर हम मिक्स करके पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्व कर सकते हैं। और कंटिन्यूस स्टडी नहीं करना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और थोड़ा सब्जेक्ट वाइज आप गाइड करेंगे कि अकाउंट्स एक अगर हम बात करते हैं कि अकाउंट्स के में आपने 98 स्कोर किया आउट ऑफ 100, केवल 2 नंबर आपके कटे हैं, तो ये अकाउंट्स की तैयारी आपने कैसे किया? कोई खास आपकी स्ट्रेटेजी थी इसके बारे में, क्या प्लानिंग थी? सर, एक्सेल की जो स्टडी मटेरियल थी वो बहुत इनफ थी अकाउंट्स के लिए, और जब पढ़ाई करते टाइम मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए थे कि हाँ, कौन से बहुत डिफिकल्ट है, कौन से एवरेज है, कौन से इजी है। तो उस बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम टाइम में मेरे को बहुत आसानी हुई पढ़ाई करने में, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे मैं पहले सब ने उसकी प्रिपरेशन कर ली, फिर जो एवरेज थे उसकी प्रिपरेशन कर ली। तो ऐसा था कि अगर ईजी वाला मैं नहीं भी देख के जाऊँगी एग्ज़ाम में तो मेरे से बन जाएगा।
और जो यहाँ पे एक्सेल में जो वीकली टेस्ट होता था उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था, और जो अनाउंस होता था क्लास में उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, अकाउंट में प्रेजेंटेशन का कुछ मायने रखता है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हाँ यस, इसमें वर्किंग नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और प्रेजेंटेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है तो बहुत अट्रैक्टिव होता है देखने वालों के लिए भी, कि हाँ शायद कुछ अच्छा ही लिखा होगा। जब नीट एंड क्लीन रहता है, हैंड राइटिंग भी क्लियर रहता है, और वर्किंग नोट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सबके साथ रहता है, तो बहुत अट्रैक्टिव रहता है सब आंसर। खासकर जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैं देखता हूँ कि अकाउंट्स वैसा है कि 11th-12th में कहीं ना कहीं उनका पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन नया सब्जेक्ट आता है लॉ, और लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो उसके बारे में आप जरूर से आप गाइड कीजिए कि लॉ को शुरू से कैसे तैयारी करना चाहिए, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर लॉ में ऐसा है कि हमें थ्योरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा जो वर्ड टू वर्ड हमें वही रिमेंबर करना है। हाँ, लॉ में कोई लैंग्वेज होता है जिसको हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जो नॉर्मली जब पढ़ाई करते जाते हैं तो ऐसा होता है, जो थोड़ा टिपिकल लग रहा है उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमेशा हमें याद रह जाएगा। और जो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो भी लॉ की लैंग्वेज हम यूज़ किए हैं उसे थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, तो जो देखने वालों के नज़र में आएगा कि हाँ इसने सब चीज़ लिखा है। तो अगर कहीं गलती होगी तो भी वो नज़रअंदाज की जा सकती है, अगर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के अगर हाईलाइट किया गया है तो। ओके ओके। और जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपने 90 स्कोर किया है, तो क्या 11th-12th में आपने मैथ्स आपने लिया था कॉमर्स के साथ? और अगर मैथ्स आपने लिया था तो कितना सपोर्ट आपको मिला सीए फाउंडेशन में इसका? यस सर, मैं 11th-12th मैथ्स बैकग्राउंड से थी, और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिसका भी मैथ्स अच्छा होता है वो 11th-12th में मैथ्स ज़रूर लें, ताकि फाउंडेशन में उन्हें काफ़ी हेल्प हो जाएगा अगर 11th-12th उनका मैथ्स पढ़ा हुआ होगा। और अगर किसी का मैथ्स अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें डरने की बात नहीं है, वो फाउंडेशन में आके भी मैथ्स के लिए मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स नहीं है तो फाउंडेशन में रैंक लाना पॉसिबल नहीं है। ओके ओके। और इकोनॉमिक्स संजय सर पढ़ाते हैं, उसमें भी आपके जादुई मार्क्स है, तो संजय सर क्या पूछना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स में आपका 90 मार्क्स आया है। मेरे को ये बताइए कि 11th-12th में आप कॉमर्स विथ मैथ्स लिए थे, तो कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स तो पढ़े होगे। हाँ यस सर। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पढ़े उसका यहाँ क्या सपोर्ट मिला, और यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा आपको, और क्या मतलब प्रोफेशनल एग्जाम के लिए क्या नया आपने किया जो आप 90 मार्क्स लेके आए हैं? सर वहाँ हम इकोनॉमिक्स पढ़े हुए थे, तो वहाँ के रिजल्ट से कॉन्फिडेंस था कि हाँ इकोनॉमिक्स हमसे अच्छा बन जाता है। तो और यहाँ पे आए तो जो डाउट से जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता था क्लास के हर स्टार्टिंग में, वो बहुत बेनिफिशियल हुआ, ताकि उसमें था कि हाँ हम जो पढ़े हैं वो हमें याद रह रहा है और हम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक तो एमसीक्यू भी था, तो थोड़ा डर कम था कि नहीं बनेगा वैसे। मतलब राइटिंग स्किल थोड़ी कम भी होगी तो अपने से बन जाएगा। हाँ यस सर। ओके। और इकोनॉमिक्स के साथ बाकी जैसे मैथ्स में 90 मार्क्स हैं आपके, लॉ में 87 है, यस सर। तो बीसीके की तैयारी के लिए कैसा कुछ खास ध्यान दिया आपने, क्योंकि इसमें याद बहुत करना पड़ता है बोलते हैं, तो उसके लिए क्या आपने किया, क्या आपको क्लास से सपोर्ट मिला? सर मैं बीसीके थोड़ा रेगुलर स्टडी करती थी। एक्चुअली बीसीके में चैप्टर 3 में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि उसमें सब हमें याद रखना पड़ता है। तो उसको मैंने ऐसे किया था कि हर दिन 5-5 कंपनी के नाम मैं याद करती थी, और जो आज 5 कंपनी के नाम याद की हूँ, कल उससे पहले एक बार रिवाइज करती थी, उसके बाद बाकी स्टार्ट करती थी। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली जब एक महीना जब एक ही चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उस चीज़ से, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब ये रहा कि कम्युलेटिव स्टडी करना चाहिए हाँ हमको। यस, जैसे हम लोग टेस्ट लेते थे, आपका टेस्ट कम्युलेटिव जैसे टेस्ट लेते थे। यस, टेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। एग्जाम टाइम में बहुत सपोर्ट मिला टेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह। मॉक टेस्ट वगैरह का क्या बेनिफिट मिला आपको? सर एग्ज़ाम में जब सब प्रिपरेशन हो गया उसके बाद मैंने देखा मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पेपर, सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन रहे थे, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अच्छा, हम लोगों ने जैसे आप लोग की बैच में शुरू से वॉच करते हुए हमने 10-11 बच्चे हर बैच से हमने निकाले कि भाई आप लोग थोड़ा यहाँ पे रह के पढ़िए और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। तो वो जो हमने आपको सेलेक्ट किया कि भाई आपको हम अलग से हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा हम कुछ कराएं ताकि आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, तो उस बैच का या उस सुपर 22 बैच जो था उसका क्या सपोर्ट मिला, उससे क्या बेनिफिट मिला आपको साइकोलॉजिकली या एक्चुअली प्रैक्टिकली, क्या सपोर्ट मिला उसका? सर एक तो यहाँ पे एक्सेल में जब हम आके पढ़ते थे, पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। जब सब फ्रेंड्स पढ़ते रहते हैं तो ग्रुप एक तो होता है कि हाँ डाउट भी हम इजीली फ्रेंड से क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाई का माहौल था, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता था, और यहाँ पे हम फ़ोन भी यूज़ नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं था कि बीच बीच में फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो। और जब सर आप लोगों ने जब टॉप 10 22 सिलेक्ट किए, तब ऐसा लगा कि
हाँ शायद हम में ज़रूर कोई बात है, तभी इतने बच्चों में हमें सिलेक्ट किया गया है। तो जब पहले नहीं था कि रैंक आ सकता है, लेकिन जब आप सब ने कहा कि हाँ तुम में कुछ है, रैंक आ सकता है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही में हम कुछ कर सकते हैं। मतलब जब हमने सेलेक्ट किया तो और भरोसा बैठा कि शायद हम इसमें ला सकते हैं। yes. अच्छा, जैसे आपने मोबाइल की बात की है, तो वो मोबाइल जनरली हम देखते हैं बच्चे जो है मोबाइल में बहुत टाइम बिताते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो मैनेजमेंट कैसे करते थे? सोशल मीडिया है, मोबाइल है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करता है, और उसमें कैसे उस टाइम को सेव करते थे आप? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ में होता है फ़ोन में, उसे अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने। तो मेरे लिए फ़ोन में कुछ था ही नहीं, बस ऐसा था कि थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, न्यूज़ मिल जाएगा, और घर वालों से बात करने के लिए फ़ोन यूज़ करती। सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं थी मैं एग्ज़ाम के समय में और प्रिपरेशन के समय में। अच्छा, और प्रवीण सर कुछ? साइना, जैसे आप 11-12 वहाँ से पढ़ के आए, तो मुझे लगता है कि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो काफ़ी कुछ हद तक सिमिलर है। हाँ, जो आपने yes sir, 11-12 जो बहुत similar। वहाँ पढ़ा वो आपको सीए फाउंडेशन में भी काम आता है। तो 11-12 में जो बच्चा है, तो उसको क्या 11-12 ऐसे ही एक होता है ना कि बस जस्ट पास करने के एंगल से पढ़ना चाहिए, कि 11-12 को अच्छे से तैयारी करने से सीए फाउंडेशन में सपोर्ट मिलता है? पहला क्वेश्चन। यस सर। और 11-12 जो भी आपने वहाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़े स्कूल में, और यहाँ पर आपने वो सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो क्या आपको कुछ उसमें डिफरेंस मिला कि वहाँ का पढ़ाई का तरीका और यहाँ के पढ़ाई के तरीके में? एक्सेल कैसे सपोर्ट करता है आपको? सर 11-12 में ऐसा था कि अगर उसमें हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छे मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और बहुत जब एक ही चीज़ को जब बार बार रिपीट होता है पढ़ाई में, तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो नई चीज़ बहुत कम रह जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर हम पढ़ा हुआ चीज़ को हम छोड़ के नई चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि हम हर एरिया में कंफर्टेबल रह सकें पढ़ाई में। और यहाँ के टीचर्स में टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, और बहुत नई चीज़ हमें जानने को मिली। जो बुक में है आउटसाइड नॉलेज बहुत कुछ जानने को मिला। और जो डाउट क्लियरिंग सेशन था सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था कि हमें कुछ भी मन में कोई डाउट नहीं रहता था, आप हमेशा अवेलेबल रहते थे सब कोई। अच्छा, इसमें ना एक मैं जानना चाहता हूँ, कई लोग को ऐसा डाउट रहता है कि पता नहीं एक्सेल में इतने स्टूडेंट रहते हैं, डाउट क्लियरिंग हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो आप कैसे, हमारे डाउट सेशन के बारे में आप बताइए कि क्या एक्सेल कैसे डाउट सेशन को क्लियर करता है, यहाँ क्या उसके फीचर्स है डाउट सेशन के? सर हर क्लास के बाद जो 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है, उसमें हम लोग काफ़ी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक और भी था 24/7 वो फैसिलिटी, उसमें हम कभी भी डाउट डालते थे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता था। और हमेशा यहाँ अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 24/7 आप डाउट बोल रहे हैं, तो हम न्यूज़पेपर वगैरह में इस चीज को डालते भी है कि हमारे यहाँ 24/7 डाउट सेशन है। हाँ, yes, sir। तो ये फेक तो नहीं लगता आपको कि फेक है? आपको लगता है कि बराबर क्वेरी आती थी और उसका रेस्पॉन्स आता था? हाँ यस सर, मैंने हर बार बहुत क्वेश्चंस किए थे और सही रेस्पॉन्स आए भी थे उसमें से। ओके ओके। और जैसे कभी होता है कि हमको फेस टू फेस ही टीचर से बात करनी है, तो क्या आपको एक्सेल में कभी टीचर से टाइम मिलने में आपको कभी कोई दिक्कत महसूस हुई? नो सर, यहाँ पे हमेशा सब फैकल्टीज अवेलेबल रहते थे, तो हम कभी भी कहीं भी जाके आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते थे। और बिल्कुल भी मन में नहीं था कि घबराहट नहीं था कि हम पूछेंगे तो टीचर्स क्या सोचेंगे, या बहुत फ्री थे टीचर्स, तो बहुत कंफर्टेबल थे डाउट पूछने में। ओके। अच्छा सानिया, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। आपने मेरे को बोला था कि रोहित सोनी जो ऑल इंडिया Yes, sir। टॉपर हैं हमारे यहाँ से, तो उनकी एक बार आप एकेडमी आए थे तो फोटो देखे तो आपके मन में वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, टारगेट बनाते हैं, तो अचीव कर भी पाते हैं अपन, तो वो क्या फीलिंग थी आपके अंदर में उस चीज़ अच्छा, को लेकर? जो रोहित सोनी है, मैं हाँ। थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि CA-CPT हाँ। फाउंडेशन के पहले CA-CPT होता था। तो दिसंबर 2014 में रोहित सोनी ने हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद CA इंस्टीट्यूट ने CA-CPT में रैंक बंद कर दिया। तो हमको बड़ा अफसोस होता था कि ऑल इंडिया रैंक अब हमारे आने बंद हो गए। फिर CA फाउंडेशन आया और आपने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। अच्छा, CA फाउंडेशन में अपना ऑल इंडिया जो पहली एग्जाम थी उसमें ऑल इंडिया सेकंड रैंक के सेकंड स्टूडेंट रैंक का था, फिर उसके बाद अगली एग्जाम में थर्ड रैंक था। थर्ड रैंक तो अपने था। को फर्स्ट का इंतजार था। तो साइना ने उस Yes, कमी को sir। पूरा साइना कर ने दिया। पूरा कर दिया उसको। तो वो बताइए फीलिंग क्या थी और उसका कैसे हम पॉजिटिव उपयोग ले सकते हैं इस तरीके की फीलिंग्स का? तो सर यहाँ पे जो जगह जगह रोहित भैया की जो फोटो लगी थी, बैनर लगी थी, उनका इंटरव्यू भी देखा था मैंने। अच्छा, तो, इंटरव्यू देखा था आपने? हाँ यस सर। तो उन्हें देख के लगता था कि हाँ मुझे कुछ करना है ताकि उनके जगह मेरी फ़ोटो आए। सब जो टीचर जो क्लास में बात करते थे उनके बारे में कि वो यहाँ से रैंक 1 लेके गए हैं, तो ऐसा लगता था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। उनका बैनर देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि उनके जगह हमारी फ़ोटो भी आनी है एक ना एक दिन। अब तुम्हारी फोटो लगेगी तो कैसा Yes, फील sir, करोगे? बहुत अच्छा लगेगा सर। सेलिब्रिटी बन जाओगे अब तुम। Yes, sir। तो व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अब जब भी आप एक्सेल में आएंगे तो आप साइना को फोटो देखो और बोलो कि इनकी जगह हमारी
फोटो रहनी हाँ, चाहिए। अब साइना को डिफीट करना है ये इससे अपना मेरे को अच्छा लगेगा कोई ऐसे मतलब सोचेंगे नेक्स्ट टारगेट तो। आप बन गए। अच्छा साइना, एक चीज़ बताओ कि शेड्यूल कैसा रहता था आपका, जैसे क्लास के दौरान, फिर क्लास से जब छूट जाते थे तब, और फिर जब कोर्स ख़त्म हो गया उसके बाद, और एंड एग्ज़ाम तक, फिर एग्ज़ाम में जो एक एक दिन या दो दो दिन जो गैप मिला, मतलब वो शेड्यूल कैसा रहता था, वो एक थोड़ा विस्तार से बताओ, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स और जो हमारे बच्चे, एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा 11th-12th में जो बच्चे हैं तो उनको क्या माइंडसेट रखना चाहिए अभी से, ताकि वो हम उस टारगेट को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टारगेट रखते हैं तो वो हमको जल्दी अचीव होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। से 11th-12th में तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें बहुत फोकस से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है सिमिलर हैं, तो हमें बहुत बेनिफिट मिल सकती है जब हम यहाँ आएंगे तो, क्योंकि सेम टॉपिक रिपीट्स होते हैं तो। और शेड्यूल ऐसा था कि जब भी जो क्लास में पढ़ाया जाता था, होमवर्क में हमेशा कंप्लीट करती थी, और जो पढ़ाते थे उसको एक बार रिवाइज करती थी। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसको मैं बिना देखे दोबारा क्लास चली मतलब जाऊँ। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह फ्रेश माइंड में बहुत अच्छी स्टडी होती है, तो सर मैं उठती थी कभी 5 कभी 6, जैसे नींद पूरा हो सके। और नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरा नहीं होगा तो तबीयत खराब होगी, तो पढ़ाई में और बहुत क्लास में सोओगे। प्रॉब्लम होगी। हाँ, यस एक सर। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपसे कि जैसे नींद पूरी करना जो आप बोल रहे हो, तो नींद मतलब कितने घंटे की, बड़ा स्टूडेंट के मन में क्यूरियोसिटी रहती है। कई लोग सोचते हैं नींद मतलब 10 घंटे तो पक्का चाहिए, नो सर। तो 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, मतलब नींद पूरी किसको बोलते हैं, कितने घंटे की नींद होनी सर चाहिए? 6 से 7 घंटे की नींद होनी 6 चाहिए, से और 7 कंटिन्यूसली घंटे। उसी को मेंटेन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम के टाइम में हम 2-3 घंटा सो के एक रात पढ़ के सब कुछ कर लेंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एग्जाम में भी हमको 6-7 घंटे सोना हाँ, है। एग्जाम में भी नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम के समय शेड्यूल कैसा रहता था आपका? सर एग्ज़ाम के समय मैं पूरा कंफर्टेबल, अलार्म भी नहीं लगाती थी, आराम से जब नींद खुलता था तब उठती थी। और बस एक था कि सब चीज़ एक बार ओवरलुक कर लेते हैं कि हाँ हाँ सब चीज़ रिवाइज हो चुका है या नहीं। और उस दिन मैं अपने क्वेश्चंस पेपर जो वीकली टेस्ट के थे, MTP RTP, सबको एक बार देखती थी कि उसमें से कोई क्वेश्चंस हैं क्या जो मुझसे नहीं बन रही हैं। तो बस उस दिन मैं कुछ पढ़ाई नहीं करती थी, बस रिवाइज करती थी, क्वेश्चंस वगैरह देखती थी कि सब बन रहे हैं या नहीं। अच्छा बेटा, PL जो रहता है प्रिपरेशन लीव, हाँ, ये सर। तो प्रिपरेशन लीव में आपको क्या लगता है कितने टाइम्स रिवीजन होना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो सब्जेक्ट के सर रिवीजन? रिवीजन तो PL मिलने से पहले ही काफ़ी बार हो गए थे टेस्ट के चलते, क्योंकि टेस्ट के टेस्ट चलते। क्यूमुलेटिव टेस्ट होते थे, यहाँ तो बार बार रिवीजन होती थी। और PL में हम एटलीस्ट चाहे तो 2 से 3 बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं, और पूरा फोकसली पूरा लाइन बाय लाइन जाएंगे तब भी हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले हम सब टॉपिक को दोबारा से पढ़ सके इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। तो अगर हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो एग्जाम से पहले हम बस उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी पे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए, मार्क करना चाहिए कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा देखना बहुत ज़रूरी है। और अकाउंट में सर जो आपने कहा था कॉन्सेप्ट कॉपी, सर वो बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि एग्जाम वाले दिन सुबह मैंने सब वो देखे थे और सब बहुत आसान लग रहे थे उस अच्छा, दिन। मैंने आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स दिए थे कि हाँ, yes. कि आपको कोई भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप ये पॉइंट देख लो और चेक कर लो कि मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर, तो ये सारे सपोर्ट जो किया आपको? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट एक एक बीट थे, सब उस कॉन्सेप्ट कॉपी में मैंने लिख लिया था। तो एग्ज़ाम वाले दिन सुबह जब उसे देखी तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं आराम से एग्ज़ाम देने जा सकती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे टफ लगते थे वो सब मैंने रिवाइज कर ली थी, और बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं PL के दौरान आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो एग्जाम डे में हमारे पास इतने वर्ड्स रहेंगे और उस अवर्स में हमको किसको प्रायोरिटी बेसिस पे अपने को हाँ, उसको पढ़ना और है। सर जो ABC ग्रेड है वो भी बहुत हेल्प किया इकोनॉमिक्स में, कि जो A ग्रेड के क्वेश्चन से सब चैप्टर के पहले A ग्रेड के क्वेश्चन को कवर कर लिया, फिर B ग्रेड के, और C ग्रेड के तो मैंने नहीं देखा था क्योंकि बहुत आसान थे। तो ऐसा था कि अगर नहीं भी करेंगे तो एग्जाम में बन जाएगा। ये ABC ग्रेड क्या है संजय सर बताएंगे थोड़ा सा? मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग की पॉलिसी एक दो मुद्दे सानिया ने उठाए। एक उन्होंने बताया कि क्यूमुलेटिव टेस्ट, तो हम लोगों की पॉलिसी रहती है कि वेन एवर वी कंप्लीट 1 चैप्टर है तो वी टेक द टेस्ट ऑफ द चैप्टर 1। जब हम चैप्टर 2 कंप्लीट करते हैं तो हम चैप्टर 2 का टेस्ट नहीं लेते हैं, 1 and 2 इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम जब चैप्टर 8 कंप्लीट किए तो 1 2 3 4 to 8, तो इससे क्या होता है बच्चों का जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि पुराने चैप्टर छूटते हैं, तो हम लगातार उस चैप्टर को शामिल करते हैं। इसको हम क्यूमुलेटिव टेस्ट सिस्टम बोलते हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरा एक हमने देखा है कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं। जैसे अब MCQs पैटर्न है, मेरा इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, पहला चैप्टर हुआ हमने 100 क्वेश्चन कराए, फिर दूसरा चैप्टर, ऐसे करते करते बच्चे के पास 1000 क्वेश्चन इकट्ठा हो गए।
अब 1000 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं क्लास में एक फिलोसफी इनको ये देता था कि आप हर क्वेश्चन तो टफ लगता नहीं आपको, तो जो क्वेश्चन सबसे इजी लगता है उसको कैटेगराइज कीजिए, जो थोड़ा टफ लगता है उसको कैटेगराइज कीजिए, और जो सबसे टफ है कैटेगराइज कीजिए उसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं ABC एनालिसिस। तो जब मान लो आपका ए कैटेगरी में आप मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन रखते थे, तो एक कैटेगरी में आपने टफ क्वेश्चन, बी में, सी में, ऐसा कैटेगरी डाल दिया आपने। तो मैं इनको ये बोलता था कि इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके खुश नहीं होना है हमको, इजी क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, ताकि वो टाइम बचाना है और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना है। तो इसको ABC एनालिसिस शुरू से हम करवाते हैं, ताकि उन क्वेश्चन को छाट लें। अगर 1000 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो मान के चलिए एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको 100 रखें, 200 रखें। तो ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छूट भी गया जो आपके इजी कैटेगरी में, तो एग्जाम में बन जाता है। तो वो ABC एनालिसिस हम यूज़ करते हैं इसमें, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, ये से बहुत benefit। एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सायना आपसे कि जब आप जूनागढ़ से एक्सेल में आए तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? क्योंकि कुछ लोग ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बैचेस होती है, एक बच्चों का हेजिटेशन होता है, तो आपको क्या लगा? मतलब एक्सेल का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा ओवरऑल? सर बहुत हेल्दी, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, और ऐसा था कि जब सब बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो पढ़ने का मन भी बहुत ज़्यादा करता था। एनवायरनमेंट यहाँ बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ाई का एनवायरनमेंट था, हर तरफ सब पढ़ते हुए ही दिखते थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। ओके, मतलब ओवरऑल पूरे मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये सब पढ़ रहे तो हमको भी पढ़ना हाँ, चाहिए कहीं ना yes sir, कहीं। yes sir। जबकि आप भी अपने 11-12 में आप टॉपर रहे हैं, हाँ, उसके yes बावजूद sir। भी आपको लगता था नहीं यहाँ पे भी और यहाँ पे टॉपर्स और बैठे बहुत हैं, टॉपर्स हैं, यस सर। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देता है और पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है यहाँ पे। यस सर। अच्छा सानिया, ये बताओ, मतलब बाकी सब्जेक्ट की मैं बात करूं थोड़ा सा, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, प्रवीण सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते थे, जैसे मैथमेटिक्स सौरभ सर पढ़ाते थे, आपके इंग्लिश पढ़ाते थे सर वतन सर पढ़ाते थे आपको, बाकी तो उन सर के बारे में थोड़ा बताइए कि उन्होंने कैसा सपोर्ट किया और उनके लिए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, एक एक करके। जैसे मैथ्स तो आपने पढ़ा था, लेकिन सौरभ सर का क्या आपको एडिशन मिला, तो थोड़ा सी बाकी टीचर्स कैसे सपोर्ट किए वो थोड़ा सा एक सर सौरभ सर का क्लास बहुत एंटरटेनिंग होता था, बहुत इंटरेस्ट आता था उनके क्लास में, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में, हाँ मैथमेटिक्स मतलब ऐसा होता है कि सब बहुत डर जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन उनका क्लास बिल्कुल भी बोर नहीं लगता था, क्योंकि बहुत कॉमेडी करके, थोड़े जोक सुना के, बहुत इंटरेस्ट लेके क्लास पढ़ाते थे, और डाउट भी हमेशा क्लियर करते थे, तो कोई भी डाउट नहीं था। और मैथ्स में भी ऐसे था कि मैंने क्वेश्चंस को बस मार्क कर दिए थे कि हर चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से हैं जो आसानी से बन गए, उसको देखना नहीं पड़ेगा, कौन से हैं जो एक बार में नहीं बन रहे हैं, जो डाउट पूछे थे, तो सब क्वेश्चंस कैटेगराइज थे। तो एग्जाम टाइम में ऐसा था कि एक बार फार्मूला, और मैथ्स में मैं सजेस्ट करूंगी फार्मूला कॉपी एक बार जरूर बनाइएगा, वो बहुत हेल्प करता है। सौरभ सर बोलते हैं मेरे ख्याल से फार्मूला सौरभ कॉपी सर बोले थे, बनाइए। उसी वजह से मैंने बनाया था, अच्छा। बहुत हेल्प किया था सर। एग्जाम वाले दिन सुबह जब फार्मूला कॉपी एक बार जब पूरा फार्मूला रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि हाँ हमें सब फार्मूला अच्छे से याद है, और कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बन सकते हैं अब। और उसमें भी ऐसा था, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार एग्जाम से पहले दोबारा कर लिए, और एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नया बुक या कुछ नया क्वेश्चन नहीं ट्राई करना चाहिए, जो हमने पहले बहुत कर चुके होते हैं। यहाँ पे सर जो स्कैनर मिला था वो भी बहुत हेल्पफुल था, उसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ, क्योंकि वो पिछले साल के क्वेश्चन थे। तो ऐसा था कि हाँ, जब पिछले इतने साल से ICI दे रहा है, वो अभी भी बन रहा है, तो आगे भी हमसे आसानी से बन सकता है एग्जाम में। मतलब बड़ा ही एग्जॉस्टिव कवरेज होता है यहाँ पे, ऐसा हाँ, लगता है yes sir, आपको बहुत। कि इसके बाद कुछ नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम सर, नहीं है, यहाँ कोई का सप्लीमेंट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का स्टडी मटेरियल पूरा एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, और वो कर लेंगे तो पूरा आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंटली हम एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, लॉ जैसा एक नया सब्जेक्ट है, तो yes sir। उस वो क्लास में ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? कैसे आलोक सर जो हमारे यहाँ लॉ पढ़ाते हैं, उनका कैसा लगता था आपको? लॉ याद होता अनुभव था कैसा क्लास रहा में? आपका? आलोक सर का, अभिषेक सर का अनुभव कैसा रहा? सर आलोक सर जो हर दिन दूसरे, जैसे आज जो पढ़ाए हैं, अगले क्लास में उससे पहले रिवाइज कराते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ें याद रह जाती है। और ऐसा होता है कि जब सर आज पढ़ाए हैं, हम उसे पढ़े हैं, और जब कल सर रिवाइज कराएंगे तो हर पॉइंट, हाँ ये आता है, ये भी आता है, सब, तो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मतलब क्लास में ही हो जाता है कुल हाँ, मिला के? क्लास में ही हो जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं पड़ता। और लॉ में अगर लिख के हम याद करेंगे तो आसानी से याद हो सकता है। और जो था कि पूरा पेपर हम कवर नहीं कर सकते, किसी का होता है जैसे छूट जाता है एग्जाम में कि हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो यहाँ पे सर वीकली टेस्ट में सब आदत हो जाती थी लिखते लिखते स्पीड की, तो वहाँ पे फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कोई। अच्छा, पेपर में टाइम आपको कम पड़ा या आपको लगता है एकदम कंफर्टेबली आपने? नहीं, टाइम बहुत कंफर्टेबल था। हर पेपर में 15 से 20 मिनट आसानी से बच गए थे, ताकि हम पेपर को ओवरलुक कर सकें। और
लॉ में ये है कि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि जो भी लॉ के जो प्रॉपर लैंग्वेज जो हमने यूज़ किए हैं, हो सकता है जो चेक कर रहे हैं उनके नज़र में नहीं आए, तो हमें उसे बॉक्स बना देना चाहिए या अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि उन्हें वो दिखे कि हाँ हमने सब पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब एक टेक्निकल वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है लॉ हाँ, में, yes. कि वो ऐसा नहीं कि जब आप लिख रहे हैं तो जनरल वर्ड यूज करें, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी आपको यूज वर्ड्स करना उसमें चाहिए। ज़रूरी है, तो जब उसमें भी हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि याद नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बार में याद नहीं होगा, एटलीस्ट भी 4 से 5 बार जब रिवाइज करेंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने आप ही उसमें। अच्छा अच्छा, और बीसी के जो अभिषेक सर ने आपको पढ़ाया, हाँ, उसके बारे yes, में कुछ sir. बताएंगे? सर बीसीके में भी सर बहुत क्लास में जो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत पूछते थे, और बीसीके जो टेस्ट होता था वीकली टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था सर, उसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हमें जानने को मिलते थे, और उसमें भी ऐसा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मार्क कर लेते थे, क्योंकि सर मैं ये सजेस्ट करूँगी हर एमसीक्यू में ऐसा करना चाहिए कि कौन सा बहुत टिपिकल है, कौन सा ईजी है, उसे आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत आसान होगा। और संजय सर के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में? सर संजय सर का तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो बहुत सपोर्ट किया हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें ऐसा था कि हाँ हर क्वेश्चन जब सर पूछते थे क्लास में, जब आंसर आता था तो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था, और जो सर आप माइक में जो क्वेश्चन आंसर करते थे तो पहले तो बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में उसमें भी बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। कितने बार माइक आया आपके पास? सर ज़्यादा नहीं, 2 ही बार आए बस। लेकिन डर लगा रहता था कि माइक कभी भी आ जाएगा। हाँ, और उस डर से हम लोग पढ़ाई भी करते थे कि हाँ माइक आ जाएगा तो क्लास में बोलना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरे को बता रहे थे तुम कि इंग्लिश में तुम्हारे नंबर पहले स्कूल में भी कम आते थे, हाँ, और yes, इंग्लिश sir. यहाँ भी पढ़े आपने, वतन सर आपने को पढ़ाया, तो उससे क्या कंट्रीब्यूशन आपको मिला? इंग्लिश में कुछ इंप्रूवमेंट ऐसा क्या लगा कि कुछ Yes, फायदा sir. मिला? यहाँ पे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगा, यहाँ पे लगा कि हाँ इस बार शायद इंग्लिश की वजह से मार्क्स कम नहीं होंगे, क्योंकि वतन सर जो पढ़ाए थे, जो डाउट क्लियर होते थे, और सर जो बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए थे ग्रामर के, वो बहुत हेल्प किए, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ जब हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो इसी सब ऐसा था कि एग्जाम में सब देखे देखे क्वेश्चंस थे, कोई भी क्वेश्चंस नए नहीं लग रहे थे। अच्छा, और बेटा अकाउंट्स हाँ. कैसा लगा? अकाउंट्स मैंने अकाउंट्स पढ़ाया ऐसा आपको? लगा कि सर सब आंसर्स भी याद हो गए हैं टाइप के, सब अमाउंट वगैरह सब बहुत रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन अकाउंट्स पेपर में नए नहीं थे पूरे, मतलब जो अपने क्लास में किए थे। हाँ. अच्छा, क्लास में जो एक मैंने सेक्शन बनवाए थे, क्लास वर्क, होमवर्क, फिर एक कॉन्सेप्ट कॉपी। हाँ, यस सर, सर सब में मैंने फॉलो किया था, और बहुत अकाउंट्स क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा था कि इतना इजी पेपर उम्मीद तो नहीं किया था सर, बहुत इजी पेपर आया था अकाउंट्स में। ओके, पढ़ाई करो तो इजी लगता है, हाँ, कई yes, लोगों को sir. टफ लगता है जो नहीं पढ़ते। और जैसे सनी यहाँ पे तुम पढ़ते थे तो इंस्टीट्यूट की कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि अपन को रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी हो गई, या एग्ज़ाम फॉर्म की हो गई, या कई बार कोई लेटर वगैरह आ जाता है, तो उसका हमारे ऑफिस से बैकअप सपोर्ट या कोई फैकल्टी से मिलना है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सपोर्ट कैसा रहा आपका? उससे मतलब टाइम वेस्ट हुआ कि सपोर्टिव थे? उसके लिए उसके बारे में कुछ बताइए। सर यहाँ के जो सारे वहाँ पे थे, जो भी हमारे फॉर्म वॉर्म फिलअप कर देते थे, बहुत सारे सर थे, वो बहुत हमें सपोर्ट किए, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, हमें कहीं मतलब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमें ये कैसे फील करना है, कुछ भी नहीं, बस हम जाते थे, उन्हें बताते थे, वो फील करते थे, बहुत टाइम सेव हुआ। और सर यहाँ जो बैकअप फैसिलिटी है क्लास मिस होने से, वो भी बहुत हेल्पफुल है, कि अगर कोई भी क्लास मिस करेंगे तो हम मतलब ऐसा होता है कि हाँ कभी तबीयत खराब हो गई, मिस करना पड़ गया, तो भी डरने की बात नहीं है, बैकअप फैसिलिटी में पूरा हमारा आसानी से सब कुछ। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बैकअप फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी किसी कारण से कोई क्लास छूट गई है तो उस क्लास को, हमारे कंप्यूटर लैब हैं उसमें वो हर क्लास रिकॉर्ड होती है, और वहाँ पर बैठ के आप उस फैकल्टी की लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि उससे आपका कोई लॉस ना हो। और इवन हम मेरे ख्याल से अपन मेल में भी उसको बिल्कुल है ना, आजकल तो हम उसमें क्या करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट की क्लास छूट गई है तो यहाँ बैकअप फैसिलिटी लेना चाहे तो यहाँ ले ले, या फिर हम उसको मेल में भी भेज देते हैं, ताकि वो घर में उसको आराम से तैयारी कर ले। और उसका जो लॉस है, क्या होता है कि जब क्लास मिस होती है तो उसका इफेक्ट अगली क्लास में भी पड़ता है, तो वो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो, मेरे ख्याल सानिया तुम तो 100% अटेंडेंस वाले हो, हाँ, है ना? sir. तो सानिया का ऐसा है कि स्कूल से भी जो बीमार भी रहती थी तो भी स्कूल जाती थी। मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी ये बोलूँगा, ये हम लोग ने कॉमन देखा है, बहुत ही कॉमन है कि जो बच्चा शुरू से स्कूलिंग पूरी प्रॉपर अटेंड करता है, रोज़ स्कूल जाता है, क्लास में भी पूरे आता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक रेगुलरिटी की हैबिट हो जाती है। तो ये साइना के केस में भी सिमिलर केस है कि ये रोज़ स्कूल जाती थी, बीमार पड़ती थी तो भी स्कूल जाती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है साइना तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैं ये लूंगा साइना आपसे कि नॉर्मली जो बाहर से जब रायपुर आते हैं पढ़ाई के लिए, सीए के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या बाहर से आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर को मिस करते हैं, तो आपको भी थोड़ी बहुत कमी महसूस हुई होगी, तो मतलब कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? क्योंकि हॉस्टल में रहते तो कई बार ऐसे होते हैं कि जो लोग पहली बार हॉस्टल में आते हैं,
Yes, तो sir. उससे कैसे मतलब घबराना चाहिए, कैसे उससे ओवरकम कैसे होते हैं? सर, बहुत सारे जनों को तो खाने पीने में दिक्कत होती है, हाँ, हॉस्टल में हाँ, खाना हाँ। नहीं भाता है, घर की याद आती है। तो ये बस पहले कुछ 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीने तक ही ऐसा होता है, उसके बाद ये सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब हिम्मत नहीं हारनी हाँ, चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आसानी से हम जब फोकस रहोगे कोई चीज़ को कि हाँ मुझे ये करना है, तो ये सब बहुत साइड चीज़ लगती है कि ये सब की वजह से हमें अपना एम नहीं छूटना चाहिए। ओके, मतलब अगर आप अपने एम को ध्यान में रखोगे। तो ये सब आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे कि जो घर वालों की याद आती होगी, यस तो सर। उससे सब हर स्टूडेंट जो अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं घर मम्मी पापा भाई बहन सबको मिस करता है। हाँ, यस तो सर। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? सर, याद तो बहुत आती थी, कभी बहुत ज़्यादा, कभी ठीक है। तो जब भी याद आती थी घर में बात कर लेते थे, सब ठीक है, ऐसे कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले जो भी याद आती है वो भी जब हम तुरंत जब घर से हॉस्टल आते हैं तभी बहुत होता है। उसके बाद जब हम पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि हाँ ये वर्क बाकी है, ये वर्क बाकी है, तो अगर हम फ्री रहते हैं तभी हमें से याद आती है। जब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं तो सर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और एक बार तो घर में बात कर ही लेते थे दिन में कि सब ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी कि बहुत याद आती है कि घर जाना है, वैसा बहुत। मतलब मुझे पूरी इंटरव्यूज में एक चीज लग रहा है कि अगर आप फोकस्ड हैं कि फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है, तो बाकी जितनी भी थोड़ी बहुत समस्याएं जो भी रहती है उसको हम इजीली हैंडल कर वो सकते हैं। इमटेरियल रहती है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, वो सब चीज आप ओवरकम कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए, फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक का लक्ष्य होना चाहिए, तो बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब छोटी सी हो जाती है। और सर ये बोलना चाहूँगी कि हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा सीए में सिलेबस बहुत वास्ट रहता है। तो अगर हम हार्ड वर्क करते रहेंगे तो कोई ये नहीं देख रहा कि तुम कितनी मेहनत किए थे, सबको रिजल्ट से ही मतलब होती है। तो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हार्ड वर्क पे कम। संजय सर, आखिरी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो ये थी सानिया अग्रवाल, और होप आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इनकी बात को फॉलो कीजिए। और सानिया अग्रवाल जो है ना, अब आगे सानिया आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब एक मैं अगर पूछूं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मतलब इंटर में फिर से तहलका मचाना है, फाइनल में फिर से हाँ, तहलका yes. मचाना है, तो बस अभी से कमिटेड हो जाइए और फॉलो कीजिए इस चीज़ को। तो और हमारा भी इतने साल से हम पढ़ा रहे अनुभव है कि जितने भी हमने टॉपर्स देखे हैं उसमें एक कॉमन चीज़ जो है ना वो यही पाए हैं, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क स्मार्ट एंड वर्क रेगुलरली। 3 वर्ड अगर आप समझ गए तो उसके बाद सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी अनडाउटली। थैंक यू सानिया, बहुत बहुत sir. ऑल द बेस्ट साइना। उम्मीद करते हैं कि सीए इंटर में भी आप फर्स्ट रैंक Thank you, लाइए, sir. हमारा नाम रोशन कीजिए। हाँ, और सीए परिवार- फाइनल में रोहित सोनी ने सेकंड ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ से लाया, फर्स्ट रैंक तो हम चाहते हैं जरूर फर्स्ट रैंक अभी आपके लिए बचा हुआ है सीए Thank you, फाइनल में sir. भी। थैंक यू।